बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है हाइटल हर्निया। तो हाइटल हर्निया एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर है। आज हम इस लेक्चर में हाइटल हर्निया, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसकी टाइप्स, इसकी काजेस, साइन सिम्टम, इसकी डायग्नोसिस और आखिर में इसकी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो before going toward the hiatal hernia, let me discuss about hernia and hiatus. So hiatus क्या है, हम पढ़ेंगे कि hiatus क्या है और फिर hernia क्या है। Hiatus an opening through which esophagus passes. Hiatus एक ओपनिंग है जिससे esophagus पास आउट होते हैं। hernia when an organ passes through an opening because of weakness or tear, जब कोई organ अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाए किसी मसल की वीकनेस या टीयर की वजह से, तो इसको हम क्या कहते हैं, हर्निया। अब आते हैं हाइटल हर्निया की तरफ। तो हाइटल हर्निया occurs when the upper part of the stomach pushes through an opening in the diaphragm and up into the chest। जब स्टमक की अपर पार्ट यानी पंडस अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर चेस्ट कैविटी में जाते हैं या एसोफेगस में जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइटल हर्निया। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एसोफेगस हाइटस और डायफ्रामेटिक हाइटस। इस होल को या इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, एसोफेगल हाइटस और डायफ्रामेटिक हाइटस। और हम हाइटल हर्निया को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, हाइटस हर्निया और हाइटल हर्निया इज द प्रोट्रूशन ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक इनटू द थोरैक्स थ्रू अ टियर और द वीकनेस इन द डायफ्राम। जब भी डायफ्राम में कोई वीकनेस या टियर हो जाए तो स्टमक की अपर पार्ट की प्रोट्रूशन एसोफेगस में इसकी प्रोट्रूशन हो जाती है या इसकी उबार हो जाती है, तो इस कंडीशन को भी हम हाइटल हर्निया बोल सकती है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द पैथोफिजियोलॉजी एसोसिएटेड विद हाइटल हर्निया। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है, फंक्शनल चेंजेस एसोसिएटेड विद हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया के साथ जो फंक्शनल चेंजेस एसोसिएटेड है, मतलब इसकी वजह से स्टमक की फंक्शन पर क्या असर पड़ेगा, इसको क्या कहते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। नॉर्मली द एसोफूड ट्यूब passes down through the chest, crosses the diaphragm and enters the abdomen through a hole in the diaphragm called the esophageal hiatus। नॉर्मली इस तरह होता है कि एसोफेगस जो है एक होल के ज़रिए या एक ओपनिंग के ज़रिए स्टमक में एंटर होती है। इस होल को या इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, एसोफेजियल हाइटस। जस्ट बिलो द डायफ्राम द एसोफेगस जॉइन द स्टमक। और डायफ्राम की जस्ट बिलो यानी इसकी नीचे से एसोफेगस स्टमक ज्वाइन करते हैं। In individuals with hiatal hernia, the opening of the esophageal hiatus or hiatal opening is larger than normal। यानी वो इंडिविजुअल जिसको हाइटल हर्निया की प्रॉब्लम हो, एसोफेजियल हाइटस की जो ओपनिंग है वो नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं यानी लार्जर होते हैं। इन द पोर्शन ऑफ द अपर स्टमक स्लिप्स ऑफ और पासिस थ्रू द हाइटस एंड एंटर इनटू द चेस्ट। तो इसकी वजह से स्टमक की अपर पार्ट जो है वो ऊपर एसोफेगस की तरफ स्लिप आउट या पास आउट होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ hiatal hernia. So there are two types of hiatal hernia, sliding hiatal hernia and paraesophageal hiatal hernia. Sliding hiatal hernia. The sliding type, as its name implies, occurs when the junction between the stomach and esophagus slides off through the esophageal hiatus during moment of the increased pressure in the abdominal cavity। यानी स्लाइडिंग हाइटल हर्निया में इस तरह होते हैं कि जब भी एब्डोमिनल कैविटी पर प्रेशर बढ़ जाती है तो स्टमक और एसोफेगस की जो जंक्शन है, इसको हम एसोफेजियल स्पेंचर या कार्डिक स्पेंचर बोलते हैं, वो हाइटस के ज़रिए से ऊपर एसोफेगस में आते हैं। इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। व्हेन द प्रेशर इज रिलीज द स्टमक falls back down
विद ग्रेविटी टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। जब भी प्रेशर रिलीज होते हैं, जब भी प्रेशर ख़त्म हो जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी पर, जो जंक्शन है फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन में आते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ ऑल द हाइटल हार्निया आर द स्लाइडिंग टाइप। मतलब 90% जो हाइटल हार्निया होते हैं वो स्लाइडिंग टाइप की होते हैं। अब हम आते हैं टुवर्ड द पेराइसोफेजियल हाइटस। तो पेराइसोफेजियल हाइटस एंड पेराइसोफेजियल हाइटस देयर इज नो स्लाइडिंग अप एंड डाउन। मतलब पेराइसोफेजियल में अप एंड डाउन मोमेंट ऑफ द स्टमक नहीं होते। पोर्शन ऑफ द स्टमक रिमेन स्टक इन द चेस्ट की। स्टमक की कोई भी पोर्शन जो ऊपर की तरफ जा चुके होते हैं वह ही स्टक हो जाते हैं, फिर नीचे अपनी जगह नहीं आते। दीज हार्निया रिमेन इन द चेस्ट ऑल द टाइम। मतलब ये हार्निया जो है चेस्ट क्यूटी ही में बरकरार होती है, फिर नीचे की तरफ नहीं आती। दिस टाइप इज लेस कॉमन। इसकी कॉम्प्लिकेशन, इसकी अकरेंस बहुत कम ही होती है। So now we are going toward the causes of hiatal hernia. Increased pressure with the abdomen caused by heavy lifting or bending over. जब कोई बंदा हैवी लिफ्ट करते हैं या बेंडिंग ओवर करते हैं, मतलब ज़्यादा वज़न उठाते हैं या अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, तो इससे भी हाइटल हार्निया हो सकते हैं। फ्रीक्वेंट और हॉट कफिंग, बार बार और सख्त कफिंग से भी हाइटल हार्निया हो सकती है। हॉट स्नीजिंग, सख्ती से छींकना भी हाइटल हार्निया के काज में आ सकते हैं। प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, प्रेगनेंसी की वजह से एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाती है। इंसरा डिलीवरी के दौरान भी एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से हाइटल हार्निया हो सकते हैं। वॉमिटिंग भी एक काज है। स्ट्रेनिंग विद कॉन्स्टिपेशन, डिफिकल्टी एंड डिफिकेशन के दौरान मतलब भी ये हाइटल हार्निया हो सकते हैं। ओबेसिटी भी एक काज है। हेरिडिटी एंड स्मोकिंग, स्ट्रेस इन diaphragm weakness, these all are the causes of hiatal hernia. Now we are going to discuss about the sign and symptoms of hiatal hernia. So the first sign and symptom of the hiatal hernia is chest pain or pressure. चेस्ट में पेन होंगी या प्रेशर होगी, ज़ाहिरी बात है। मतलब स्टमक की अपर पार्ट जो ऊपर की तरफ आ चुकी होती है, तो इसकी वजह से चेस्ट पेन और प्रेशर होते हैं। हार्ट बर्न क्यों होते हैं? हार्ट बर्न इसलिए होते हैं कि मतलब स्टमक की जो एसिड है वो ऊपर ओसोफेगस में आती है, तो इस वजह से हार्ट बर्न भी होता है। डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग, कफिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी है। बल्चिंग मतलब डकारे आना भी एक साइन एंड सिम्टम है। हाई कफ्स, हिचकी आना, यानी सडन इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम मसल। डायफ्राम मसल की इनवॉलंटरी और सडन कंट्रैक्शन की वजह से जो कंडीशन होते हैं इसको हाई कफ्स बोलते हैं। नाजिया एंड वोमिटिंग भी साइन एंड सिम्टम है। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स इज आई डिस्कस एर्लियर दैट स्टमक एसिड कम्स टुवर्ड द एसोफेगस, सो इसकी वजह से गैस्ट्रिक रिफ्लक्स भी होती है। अ सुअर और बाइटर टेस्ट इन द माउथ इन द एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट. Now we are going to discuss about the medical diagnosis. So medical diagnosis में एक है upright chest X-ray, दूसरा है barium X-ray. So barium X-ray is also known as barium swab. Diagnostic X-ray in which barium is used to diagnose abnormality of digestive tract including hiatal hernias. बेरियम एक्सरेज में इस तरह होते हैं कि बेरियम की एक सोल्यूशन जो कि पेशेंट को देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो विजिबल हो जाती है और फिर एक्सरेज के ज़रिए उसकी एबनॉर्मेलिटी को मतलब एग्जामिन कर सकती है। और दूसरा जो मतलब टेक्निक है अपर एंडोस्कोपी। द अपर एंडोस्कोपी आल्सो नोन एज एसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी या IGD allow the doctor to examine the inside of the patient's esophagus, stomach and duodenum, the first part of the small intestine with an instrument called endoscope. अपर एंडोस्कोपी में इस तरह होती है कि इसमें डॉक्टर जो है वो पेशेंट की बॉडी में एंडोस्कोप इंसर्ट करेगा और इस एंडोस्कोप के जरिए बॉडी की जो पार्ट्स है, GI ट्रैक की जो पार्ट्स है जिसमें एसोफेगस, स्टमक और ड्यूोडेनम है, इसकी एग्जामिनेशन करते हैं। कि हाइटल हर्निया हाउ can be treated. Medical treatment of hiatal hernia may include prescription antacids such as lansoprazole, Prevacid, omeprazole or rabeprazole.
मतलब मेडिसन में जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं एंटासिड, जिसमें लेंसोप्राजोल है, ओमेप्राजोल है, रेबिप्राजोल है। व्हेन द हर्निया सिम्टम्स आर सीवियर एंड क्रॉनिक रिफ्लेक्सेस एंड वार्ड सर्जरी इज समटाइम रिकमेंडेड। जब हर्निया की साइन एंड सिम्टम सीवियर हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इसकी सर्जरी करते हैं। द सर्जिकल प्रोसीजर यूज इज कॉल्ड नेसन पंडोप्लिकेशन। और सर्जिकल प्रोसीजर जो हम इस्तेमाल करते हैं इसके नाम क्या है, नेसन पंडोप्लिकेशन। In pundoplication, the gastric fundus, upper part of the stomach, is implicated around the inferior part of the esophagus, preventing herniation of the stomach through the hiatus in the diaphragm in the reflex of gastric acid. The procedure is now commonly performed laparoscopically. पंडोप्लिकेशन में हम किस तरह क्या करते हैं, पंडोप्लिकेशन में हम मतलब स्टमक की जो पार्ट जो कि अपर इसोफेगस की तरफ हर्निएटेड हो गया हो तो इसको हम इसोफेगस ही में रैप करते हैं और इसकी हर्निएशन को मतलब फर्दर हर्निएशन से हम इसको बचाते हैं। अब हम कॉम्प्लिकेशन विच इज़ एसोसिएटेड विद द हाइटल हर्निया, जिसमें सबसे पहले डिस्पीजिया है। डिस्पीजिया मीन डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी का होना। एसोफेगाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द एसोफेगस। गेस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स, जिसमें स्टमक एसिड एसोफेगस की तरफ आते हैं, इसको गेस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स भी कहते हैं। इन्फेक्शन भी एक कॉम्प्लिकेशन है और ब्लीडिंग भी एक कॉम्प्लिकेशन। डैमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन ई.जी. हार्ट, लंग एक्सेट्रा। स्ट्रेंगुलेशन, स्ट्रेंगुलेशन क्या है, कंप्रेशन ऑफ द ब्लड और एयर फेल्ड स्ट्रक्चर, मतलब ब्लड या एयर फेल्ड स्ट्रक्चर की कंप्रेशन और इसकी रुकावट को स्ट्रेंगुलेशन कहते हैं। हार्ट बर्न भी एसोसिएटेड है क्योंकि स्टमक की एसिड अफर एसोफेगस में आते हैं, इसके वजह से हार्ट बर्न भी हो सकते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन हम क्या करेंगे, प्रिपेयर द पेशेंट फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट एज नीडेड। जो भी टेस्ट होना हो, मतलब अगर हम कोई बेरियम सॉल्व करा रहे हो तो उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, बेरियम कब मंगाएंगे, पेशेंट को कब पिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, कितने वक्त से पिलाएंगे। मतलब जो भी टेस्ट होना हो, जो भी प्रोसीजर होना हो, तो उसके लिए हमने पेशेंट को प्रिपेयर करना है। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एंटासिड एंड अदर मेडिकेशन, जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन हो हमने उसके टाइम पे पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। To reduce intra-abdominal pressure and prevent aspiration, have the patient sleep in a reverse Trendelenburg position with the head of the bed elevated। पेशेंट को हमने एब्डोमिनल प्रेशर डिक्रीज करने के लिए और पेशेंट को एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को जो है रिवर्स ट्रेंडेलबर्ग पोजीशन में जो है उसको लेटाएंगे। सही है। ट्रेंडेलबर्ग पोजीशन क्या होता है कि जो पाव वाला साइड है वो ऊपर होता है और सर नीचे, तो रिवर्स का मतलब ये होगा कि सर वाला साइड ऊपर होगा और पाव जो है वो पूरी नीचे। तो इस पोजीशन में पेशेंट को रखेंगे। असेस द पेशेंट रिस्पांस टू ट्रीटमेंट, और जो ट्रीटमेंट पेशेंट का चल रहा है तो उसमें पेशेंट का रिस्पांस देखेंगे ताकि उसको कोई फायदा हो रहा है उससे या नहीं हो रहा। ऑब्जर्व फॉर कॉम्प्लिकेशन, स्पेशली सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग, पल्मोनरी एस्पिरेशन और इनकर्सिजेशन और स्ट्रेंगुलेशन ऑफ द हर्निएटेड स्टमक पोर्शन। हम जो बाकी कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि हमारे पास ब्लीडिंग हो रही है या पल्मोनरी एस्पिरेशन या जो भी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन आ रही है पेशेंट को, वो हमने टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करने हैं ताकि उनको टाइमली जो है डील कर सके। अच्छा जी, पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे। ईट सेवरल स्मॉलर मील थ्रू आउट द डे रेदर देन अ फ्यू लार्ज मील। हमने पेशेंट की काउंसलिंग करना है कि दिन में 2-3 दफ़ा ज़्यादा खाने की बजाय दिन में 5-6 दफ़ा छोटे छोटे खाने मतलब तकसीम करके छोटे छोटे हिस्सों में खाएं। अवॉइड फूड दैट ट्रिगर हार्टबर्न सच एज fatty or fried foods, tomato sauce, alcohol, chocolate, mint, garlic, onion and caffeine। हमने पेशेंट को ऐसे खुराक लेने से मना करना है जिनकी वजह से हार्ट बर्न हो। जैसे हमारे पास क्या है, फ्राइड फूड है, टोमेटो सॉस। अवॉइड लेइंग डाउन आफ्टर अ मील और ईटिंग लेट इन द डे, मतलब खाने के फौरन बाद जो लोग लेट जाते हैं या मतलब शाम के लेट टाइम में जो खाना खाते हैं उसको हमने अवॉइड करवाना है। ईट एटलीस्ट 2 or 3 hours बिफोर बेड टाइम, सोने से 2 से 3 घंटे पहले जो है वो खाना खाना चाहिए। मेंटेन अ हेल्थी वेट, स्टॉप स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उनको स्मोकिंग से उनकी स्मोकिंग को बंद कर। एलिवेट द हेड ऑफ और बेड 6 inches अबाउट 15 सेंटीमीटर, और बेड का जो साइड है वो कम से कम 15 सेंटीमीटर या 6 इंचेस जो है वो ऊपर रखेंगे।
After endoscopy, watch for sign of perforation such as falling blood pressure, rapid pulse, shock and sudden pain caused by endoscopy. जब भी endoscopy हो जाए तो उसके फौरन बाद हमने perforation की जो sign and symptoms है उसमें देखेंगे। हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर perforation होगी तो उसका sudden जो है वो blood pressure डाउन हो जाएगा, pulse जो है वो tachycardia हो जाएगा, शॉक में पेशेंट जाएगा और जहाँ पे endoscopy हो वहाँ पे पेन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पेन बहुत ज़्यादा होगा। To enhance compliance, teach the patient about the disorder, explain the significant symptom, diagnostic test, and prescribe treatment. पेशेंट की अगर हम मतलब गुड हिमायत चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि पेशेंट को ये पूरी डिजीज़ जो है ये हम उसको समझा दें कि इस डिजीज़ में ये चीज़ें होती है, इसके लिए हम आपको ये ट्रीटमेंट देंगे, ये प्रोसीजर होंगे, ये वाले टेस्ट होंगे, ये सारी चीज़ें हमने पेशेंट को समझानी है। रिव्यू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, एक्सप्लेनिंग देयर डिजायर्ड एक्शन एंड पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट। जो भी मेडिकेशन पेशेंट को चल रही हो तो उसके हमने उनको डिजायर्ड एक्शन मतलब वो किस लिए हम दे रहे हैं, उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें होगी, उनको क्या क्या फ़ायदे होंगे, जो मेडिसिन हम दे रहे हैं उनको पेशेंट को कौन से एडवर्स इफेक्ट जो है बता सकते हैं, ये सारे हमने उनको बताने हैं। टीच द पेशेंट डाइटरी चेंजेस टू रिड्यूस रिफ्लेक्सेस। पेशेंट के जो डाइट वो ले रहे हैं तो उसमें हमने चेंजेस करने हैं ताकि रिफ्लेक्सेस जो है वो कम हो जाए। इंकरेज द पेशेंट टू डिले लाइंग डाउन आफ्टर 2 आवर्स आफ्टर ईटिंग। पेशेंट को हमने इंकरेज करना है कि कम से कम 2 घंटे तक खाना खाने के बाद वो लेटने से कर रेस्ट। फिर हमारे पास क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस। एक्यूट पेन है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट, रिस्क फॉर एक्सपायरेशन है, डेफिसिट नॉलेज, anxiety है and risk for injury. That's all about today lecture.